अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इबादत के साथ साथ दिल चाहता है कि घर में रोज़ेदारों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए जाएं रमज़ानुल मुबारक में। तो रमज़ान से पहले अगर कुछ तैयारियां कर ली जाएं तो हम काफ़ी हैसल से बच सकते हैं। कुकिंग भी काफ़ी जल्दी हो जाती है और इबादत के लिए भी काफ़ी वक्त मिल जाता है। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ रमज़ानुल मुबारक में इस्तेमाल होती हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल काफ़ी सारी डिशेज़ में होता है। लेमन जूस की काफ़ी सारी रेसिपीज़ में ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें आप पहले से रेडी करके रख सकते हैं और इन्हें किस तरह से स्टोर कर सकते हैं ताकि रमज़ानुल मुबारक में कम से कम टाइम हमें किचन में गुजारना पड़े और मज़े मज़े की डिशेस हम कम वक्त में रेडी कर सकें। रमज़ानुल मुबारक में स्नैक्स के साथ चटनियों का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। इसके अलावा दही बल्लो और चाट वगैरह में भी हमें इन चटनियों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपके साथ दो मज़ेदार सी चटनियों की रेसिपी शेयर करूंगी। इमली की खट्टी और इमली की मीठी चटनी, जिन्हें आप बनाकर आराम से पूरा महीना एंजॉय कर सकते हैं। इमली की मीठी और तीखी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ kg इमली ले ली है। इमली के लिए आपको मैं एक टिप दे दूँ कि जब भी आप इमली लें, देख कर लें कि ये रेडिश या मरून कलर की हो, बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हो, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक इमली जब होती है जब वो बहुत पुरानी हो। तो पुरानी इमली काफ़ी ड्राई सी होती है और इसमें पल्प भी कम होता है। जब हम सोक करते हैं तो वो थोड़ी ड्राई सी होती है। सबसे पहले इसको हम गर्म पानी में इमली को सोक कर लेंगे ताकि हम इसका अच्छा सा सही से पल्प निकाल सकें। थोड़ा सा इसको स्पून से इस तरह से अलग कर लेंगे ताकि पानी पूरी इमली के अंदर तक जा सके। 2 घंटे के लिए हमें इसे सोक करना है, तो हम इसको ढक कर रख देते हैं। इमली की मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 पाव गुड़ ले लिया है। ये 250 ग्राम्स गुड़ है। इसके भी बड़े बड़े पीसीज होते हैं जिन्हें मैंने छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लिया था। मीनवाइल हमारी इमली सोक हो रही है, जब तक हम इसे भी सोक कर लेते हैं। इस तरह सोक करने से ये गुड़ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और चटनी हमारी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। इमली को रखे हुए यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। देखें, इमली ने काफ़ी पानी सोख कर लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से मसल कर सारे इसके बीज और छिलके वगैरह अलग करते जाएंगे। ये स्टेप हमें 2 या 3 बार करना है। इट डिपेंड्स कि इमली कितनी जूसी है, उसमें कितना पल्प रह गया है, तो आप 2 से 3 बार ये स्टेप करेंगे। इस तरह से मैं सारे इसके बीज और कचरे वगैरह अलग कर लूँगी। अब हम अगेन इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अगेन इसे मसल कर इसके सारे बीज छिलके वगैरह निकाल देंगे। दूसरी बार करने के बाद भी अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पल्प बाकी है, तो आप अगेन थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको साफ़ कर लें। पल्प हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं यहाँ पल्प को छानूंगी नहीं, बल्कि एंड में इसके जो थोड़े बहुत कचरे थे वो रह गए हैं। आप चाहें तो इसे छलनी से छान भी सकते हैं। सबसे पहले हम इमली की तीखी वाली चटनी रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने 1 गड्डी धनिया ले लिया था और ये 8 से 10 जवे लहसुन के, और यहाँ मैंने 3 टाइप्स की हरी मिर्च ले ली है। इसमें मोटी वाली भी है, बारीक वाली है और 1-2 रेड वाली भी थी। इन सब को हम ब्लेंडर में डाल देंगे। इसके अलावा जो हमने पल्प बनाया था उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। आधा हमने मीठी चटनी के लिए रख दिया था। इसमें से पल्प में से हम बिल्कुल थोड़ा सा पहले इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे, क्योंकि हमने शुरू में ज़्यादा इमली का रस डाल दिया तो वो सही से धनिया वगैरह बारीक नहीं पिसेगा। जब वो अच्छी तरह से सब चीज़ें बारीक पिस जाएं तो फिर जो एक्स्ट्रा की इमली थी वो अब हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमन और 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे विनेगर। इसके बाद अब हम इन सबको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो इस तरह हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा आपको अगर ये थिक लगे तो थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। देखें, यहाँ हमारी तीखी वाली चटनी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। विनेगर डालने का मकसद इसमें ये था कि आप इसको काफ़ी लंबे अरसे तक सेव कर सकें। अब हम अपनी दूसरी चटनी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने चूल्हे पर एक पैन रख दिया है और जो हमने इमली बचाई थी, यानी हाफ़ हमने तीखी चटनी में यूज़ की थी, तो हाफ़ अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो हमने गुड़ सोक किया था, देखें ये भी कितना अच्छा मेल्ट हो गया है। इसे भी हम इस पैन में ऐड कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं ताकि इसमें बॉईल आ जाए। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। इमली और गुड़ के पल्प में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है, 1 टेबल स्पून रोस्टेड एंड क्रश्ड क्यूमन, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट। ये सब चीज़ें डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
चटनी में अच्छा सा कलर लाने के लिए जिस तरह से बाहर होती है रेड कलर की, हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स रेड कलर के यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। स्पाइसेस डालकर चटनी को हम 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे। इसके बाद यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून गेहूँ का आटा यानी जो लाल आटा होता है इसको हाफ़ कप पानी में घोल लिया था। इसे भी हम इस चटनी में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आटा डालने से चटनी का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और इसमें थोड़ी सी थिकनेस भी आ जाती है। आटा डालकर चटनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें आटे की। और इसके बाद हमें इसे मज़ीद 5 मिनट और पकाना है ताकि आटे का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ हमारी मज़ेदार सी चटनी बिल्कुल रेडी है। अभी आपको ये थोड़ी सी पतली लग रही होगी, मगर जैसे जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आएगी ये मज़ीद थिक होती जाएगी और जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी थिक हो जाएगी। यहाँ एंड में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून विनीगर। दोनों चटनियों में विनीगर डालने का मकसद यही था कि हम इसे लंबे अरसे तक सेव कर सकें। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसे ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। देखें जैसे ही हमारी चटनी रूम टेम्परेचर पर आई ये काफ़ी थिक हो गई है। आप चाहें तो चटनी में आप पकाते वक्त लास्ट में 4 मगज़ और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पूरी चटनी में ऐड नहीं किए थे, जस्ट आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो हमारी दोनों चटनियाँ बिल्कुल रेडी हैं। रमज़ानुल मुबारक में आप इन चटनियों को पहले से बनाकर पूरा महीना स्नैक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन्हें दही बड़ों और चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में ये 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल सही रहती हैं। अगर आप इन्हें लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फिर किसी एयरटाइट जार में डालकर आप इन्हें फ्रीज़र में रख दें तो 6 महीने तक इनका जायका बिल्कुल ख़राब नहीं होता। लेमन जूस भी हमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ में रिक्वायर्ड होता है। रमज़ानुल मुबारक में ख़ासकर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। न सिर्फ ये जायके को बढ़ाता है बल्कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इफ्तार के टाइम पर लेमनेड भी बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है। आजकल लेमन्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि किस तरह से लेमन के जूस को हम लंबे अरसे तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 kg लेमन्स ले लिए थे। इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो अब हम इन्हें 2-2 पीसेस में कट कर लेते हैं। तो लेमन्स को मैंने कट कर लिया है, तो चले अब हम इनका जूस निकाल लेते हैं। तो लेमन जूस निकालने के लिए यहाँ मैं वुडन स्क्वीज़र का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्टील या प्लास्टिक जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर लें। तो थोड़े थोड़े लेमन्स का मैं जूस निकालती जाऊँगी और इन्हें स्ट्रेन करती जाऊँगी। मुझे ये तरीका ज़्यादा सही लगता है और स्ट्रेनर में जो भी बीज और कचरा है आप उन्हें डिस्कार्ड करते जाएँ। एक साथ भी सारा जूस आप स्ट्रेन कर सकते हैं, बट मुझे ये तरीका ज़्यादा ईज़ी लगता है। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि देसी नींबू का इस्तेमाल करें, उनमें काफ़ी ज़्यादा जूस होता है। तो यहाँ 4-5 लेमन्स का मैंने जूस निकाल लिया है और इन्हें छलनी में डालकर थोड़ा सा हम स्पून की मदद से प्रेस करते जाएंगे ताकि जितना भी जूस हो वो कंटेनर में आ जाए। तो सारे लेमन्स को मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। लेमन जूस हमारा बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ मैंने एक आइस क्यूब ट्रे ले ली है और एक शीशे की बोतल ले ली है। तो कोशिश करें कि आप छोटी कैविटी वाली आइस क्यूब ट्रे यूज़ करें। तो सारी कैविटीज़ को मैं लेमन जूस से फिल कर लूँगी। कुछ कैविटीज़ को मैंने आधा फिल किया है ताकि जब हमें किसी रेसिपी के लिए कम जूस की ज़रूरत हो तो हम छोटी वाली क्यूब यूज़ कर सकें। इस तरह से सारी आइस क्यूब ट्रे को मैं फिल करके कवर कर दूँगी। एक तो ये तरीका हुआ और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से कोई ग्लास की बोतल ले लें और उसमें जूस भर के इसे फ्रीज़ कर दें। फिर जब भी आपको ज़रूरत है या तो आप 2 मिनट के लिए इसे बाहर रखें या टैप वाटर के नीचे रखें। इस तरह से 1 से 2 टेबल स्पून जितना जूस मेल्ट हो जाएगा और आप उसे यूज़ करके अगेन इस बोतल को फ्रीज़र में रख दें। समटाइम्स फ्रीज़र में जगह नहीं होती कि हम कांच की बॉटल्स वगैरह रख सकें, तो एक और तरीका ये है कि आप इस तरह से छोटे प्लास्टिक के बैग्स ले लें और इनमें भी लेमन जूस डालकर आप सेव कर सकते हैं। मेरे घर में रमज़ानुल मुबारक में डेली लेमनेड बनाया जाता है, तो इस तरह से मैं मेजर करके बैग्स बनाकर रख देती हूँ तो लेमनेड मिनटों में तैयार हो जाता है। तो ये थे लेमन जूस स्टोर करने के 3 तरीके। इसमें से जो तरीका आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप लेमन जूस को स्टोर करें। 6 मंथ तक ये फ्रीज़र में बिल्कुल सही रहता है। जिस रेसिपी में आप चाहें इसे इस्तेमाल करें, इसका जायका बिल्कुल ख़राब नहीं होता। छोले हम काफ़ी सारी डिशेस में यूज़ करते हैं और अगर ये पहले से बॉईल किए हुए रेडी हों तो कुकिंग नहायत आसान हो जाती है। ख़ासकर रमज़ान मुबारक में इतना टाइम नहीं होता कि छोले रोज़ बॉईल किए जाएं, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में चने बॉईल करके इन्हें स्टोर कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए।
तो चनों को किस तरह से बॉईल किया जाए कि वो सॉफ्ट भी बने और टूटे भी ना, उनका छिलका भी ना उतरे, और उन्हें स्टोर किस तरह करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आज आपके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ मैंने हाफ़ kg काबुली चने ले लिए हैं। काबुली चने 2 किस्म के आते हैं, एक इसमें छोटे होते हैं, एक बड़े वाले। तो यहाँ मैंने बड़े वाले यूज़ कर रही हूँ। इसको पहले हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, इसमें कंकर वगैरह होते हैं। इसके बाद इसमें पानी डाल के इसे हम 2 या 3 पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे। यहाँ मैंने एक दफ़ा इसे वॉश किया है और ये पानी डिस्कार्ड करके अब दोबारा मैं इसमें पानी डालकर इसे वॉश कर लूँगी। चनों को हम हाथों से अच्छी तरह मसल कर साफ़ करेंगे ताकि इसमें जितनी डस्ट वगैरह हो वो सब निकल जाए। चनों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इन्हें किसी बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और बोल को मैं पानी से फिल कर दूँगी। पानी हमें यहाँ ज़्यादा ही लेना है क्योंकि चने जब सोख होंगे तो वो साइज़ में डबल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ मैंने ब्लैक वाले चने ले लिए हैं। इन चनों को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब इनमें भी मैं पानी डालकर अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। हाथों से मसल कर 2-3 बार हम इन्हें वॉश करेंगे और इसके बाद इनको भी मैं किसी बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। बोल को हम पानी से फिल कर देंगे और दोनों चनों को हम ढककर 5 या 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर मौसम ठंडा हो तो आप इन्हें ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चनों को भीगते हुए यहाँ तकरीबन 6 घंटे हो चुके हैं, तो इन्हें हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे चने माशाल्लाह कितने अच्छे राइज़ हो चुके हैं और ये साइज़ में तकरीबन डबल हो गए हैं। काफ़ी सारा पानी भी इन्होंने सोख कर लिया है। इसी तरह से ब्लैक चने भी हमारे काफ़ी फूल चुके हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो सफ़ेद चनों को बॉईल करने से पहले हमें एक काम करना होगा। मैं इनका सारा पानी डिस्कार्ड कर दूंगी और सफ़ेद चनों में हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा डालकर हम इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारे चनों पर बेकिंग सोडा अच्छी तरह से लग जाए। बेकिंग सोडा मिलाने के बाद हम इन्हें तकरीबन 15 या 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम अपने काले चनों की तरफ आ जाते हैं और उन्हें बॉईल करने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में काफ़ी सारा पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी जब गर्म हो गया तो हम इसमें अपने काले चने सारे ऐड कर देंगे। चनों को एहतियात से किसी चम्मच से डालें ताकि गर्म पानी के छींटे ना उड़ें। हाई फ्लेम पर हम इन्हें 5 मिनट पकाएंगे ताकि इनमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए और इस तरह से जो झाग ऊपर आए उन्हें भी हम किसी चम्मच की मदद से डिस्कार्ड कर देंगे। पूरे झाग मैंने निकाल दिए हैं और इस स्टेज पर हमें इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना क्योंकि अभी से नमक ऐड करने से चने थोड़े से अकड़ जाते हैं और सही वो टेंडर नहीं होते। अब मैं चनों को कवर कर दूंगी और इन्हें कवर करके हम तकरीबन 40 मिनट तक पकाएंगे, फिर इन्हें चेक करते हैं। चनों को बॉईल होते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तकरीबन हमारे चने बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, बस इनमें अब थोड़ी सी कसर बाकी है। तो इस स्टेज पर मैं इनमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स करके अगेन 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ हमारे चने बिल्कुल तैयार हैं और बहुत अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। ब्लैक चनों में हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज़ इनका कलर बहुत डार्क हो जाता है और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। इस स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। अब हम अपने वाइट चनों की तरफ आ जाते हैं। इनके लिए भी यहाँ मैंने एक पैन में पानी बॉईल कर लिया था। अब हम चनों को पैन में ऐड कर देंगे और इन्हें भी 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक इनमें अच्छी तरह से उबाल ना आ जाए। चनों में अच्छी तरह से उबाल आ गया है और इनके ऊपर भी जो झाग आ जाएंगे उन्हें भी हम चम्मच की मदद से डिस्कार्ड कर देंगे। वाइट चनों में भी इस स्टेज पर हमें नमक ऐड नहीं करना है, बल्कि हम इसी तरह से इनको आधे घंटे के लिए पकने देंगे। चनों को मैं यहाँ कवर कर देती हूँ और हाफ एन आवर के बाद हम इन्हें चेक करेंगे। चनों को बॉईल होते हुए तकरीबन 30 मिनट्स हो चुके हैं। थोड़ी सी इनमें भी कसर बाकी है, तो इस स्टेज पर मैं इनमें भी 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इन्हें भी मैं कवर कर दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए हम इन्हें भी मज़ीद पका लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे सफ़ेद चने भी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं
और बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हुए हैं, ना ही चने टूटे हैं, ना ही इनका छिलका उतरा है। इस स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। चनों को मैंने बोल्स में ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि हमें इन्हें स्टोर करना है तो इससे पहले हम इन्हें ठंडा कर लेंगे। चने हमारे परफेक्टली बॉईल हुए हैं, तो चलें अब देखते हैं कि इन्हें हमें स्टोर किस तरह से करना है। चनों को हम 2 तरीक़ों से स्टोर कर सकते हैं। या तो आप इस तरह के छोटे छोटे एयरटाइट बॉक्सेस ले लें और थोड़ी क्वांटिटी में चने डालकर सही से ढक्कन बंद करके आप इसे फ्रीज़ कर दें। या फिर आप ज़िप लॉक बैग ले लें इस तरह से, और जितनी क्वांटिटी एक बार में बनानी है उतने ज़िप लॉक बैग में डालकर बैग को अच्छी तरह से सील करके फ्रीज़ कर दें। तो इस तरह से मैं सारे चनों को ज़िप लॉक बैग्स और बॉक्सेस में भर लूँगी। और जब भी बनाना हो आप 1 घंटा पहले इन्हें निकाल लें और फिर आराम से यूज़ करें। इसी तरह वाइट छोलों को भी मैं बॉक्सेस में डाल दूंगी, मगर यहाँ हमें इसका पानी बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करना है, बल्कि इसका पानी बहुत फ्लेवरफुल होता है और काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। जैसे कि नाश्ते के लिए हलवा पूरी वाले छोले बनाने हों या फिर काठियावाड़ी छोले, तो उसमें इसके पानी से ही बहुत फ्लेवर आता है। इंशाल्लाह आगे चल के मैं छोलों की डिफरेंट रेसिपीज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से देखें, मैंने सारे छोलों को एयरटाइट बॉक्सेस और ज़िप लॉक बैग्स में स्टोर कर लिया है और ये 3 से 4 महीनों तक फ्रीज़र में बिल्कुल सही रहते हैं। बस 1 घंटा पहले इन्हें निकालें और फिर 10 मिनट में हमारे छोले या चना चाट रेडी हो जाती है। अब मैं इस तरह से इनको फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और आप भी ये तरीके इस्तेमाल करके छोलों को बॉईल करें और इन्हें लंबे अरसे तक स्टोर करें। जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ ऑलमोस्ट सारी ही देसी रेसिपीज़ में किया जाता है, तो चले देखते हैं इसे परफेक्ट तरीके से कैसे रेडी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़े दिनों के बाद सही नहीं रहता, फ्रेश नहीं रहता, उसका कलर और जायका चेंज हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिली पेस्ट को कैसे बनाया जाए, जिसे महीनों फ्रिज में रखने के बाद भी ना उसका कलर चेंज होगा ना ही टेस्ट, और वो भी हम बनाएंगे बिना ऑयल और पानी के। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वैसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने 1 केजी लहसुन ले लिया है और ये देसी वाला लहसुन है। सबसे पहले आप लहसुन लेकर इसके इस तरह से जवे या क्लोव्स अलग कर लें। 1 टेबलस्पून हाथ में ऑयल लें और पूरे लहसुन पर आप अच्छी तरह से मसल लें। इसके बाद इसे किसी बड़े से थाल में फैलाकर आप धूप में 3 या 4 घंटे के लिए रख दें। अगर एक दिन में ये छिलने के काबिल ना हो तो उसको दूसरे दिन भी इसी तरह से धूप में रखें। इसके बाद देखें ये किस तरह से बिल्कुल इजीली छिल जाएगा और इसके छिलके आराम से अलग हो जाएंगे। इसी तरह से धूप में रखने के बाद मैंने पूरे लहसुन को छील लिया है और ये देखें कितना साफ़ सुथरा और फ्रेश लग रहा है। किसी किसी जवे में इस तरह से ऊपर का पार्ट थोड़ा सा ब्लैक होता है, तो आप इस तरह से इसे कट करके रिमूव कर दें, तो इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। यहाँ मैंने ½ केजी जिंजर ले लिया है। हमने 1 किलो लहसुन लिया था और 1 किलो लहसुन के साथ हमें आधा किलो अदरक इसके साथ डालना है। ये इसका बिल्कुल ही परफेक्ट रेशो है। तो चलें अब अदरक को क्लीन कर लेते हैं। अदरक आप जब भी लें देख कर लें कि अदरक बहुत ज़्यादा पानी वाला ना हो, बल्कि इस तरह से ड्राई हो, और जितना बारीक अदरक ले सकें उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना अदरक मोटा होता है उसमें उतने ही रेशे ज़्यादा होते हैं और उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता है। अदरक को पील करने के लिए आप छुरी का ही इस्तेमाल करें। पीलर से जब हम अदरक पील करते हैं तो बहुत सारा अदरक उसमें वेस्ट हो जाता है, क्योंकि पीलर से बहुत ज़्यादा मोटा छिलका उतरता है और अदरक हर जगह से सही तरीके से साफ़ भी नहीं हो पाता। छुरी से इसका छिलका बहुत आसानी से अलहदा हो जाता है, तो बस आप छुरी की मदद से इस तरह से इसको साफ़ कर लें। यहाँ मैंने सारे अदरक को अच्छी तरह से छील लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि अदरक बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो इस तरह से बड़े पीसेस मशीन में डालने से मशीन भी ख़राब होने का डर होता है और वो सही तरीके से पिस भी नहीं पाता। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने में एक दिन हमें काफ़ी मेहनत लग जाती है, मगर फिर 3-4 महीनों तक हमें काफ़ी सहूलत हो जाती है और काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। इस तरह यहाँ मैंने सारे अदरक के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इन्हें किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।
लहसुन भी हमने छीलकर तैयार कर लिया है, अदरक के भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब यहाँ मैंने हाफ़ kg ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इनके ऊपर से डंडियाँ वगैरह अलग कर ली थी। यहाँ मैं ग्रीन चिली का पेस्ट बनाने के लिए दोनों किस्म की मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। बारीक वाली मिर्चों का कलर चूँकि काफ़ी डार्क होता है, इसलिए जब हम ग्रीन चिली पेस्ट को थोड़ा अरसे तक फ्रिज में रखते हैं तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाता है। मोटी वाली मिर्च इसमें मिलाने से इसका कलर काफ़ी अरसे तक इसी तरह से लाइट और ग्रीन रहता है। दोनों किस्म की मिर्चों को भी हम इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ मैंने सारी ग्रीन चिलीज़ को कट कर लिया है। अब इन्हें भी मैं किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। चलें अब अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए यहाँ मैंने एक चॉपर या फूड प्रोसेसर में लहसुन के जवे काफ़ी क्वांटिटी में डाल दिए हैं और इस पर हम थोड़े से पीसेस अदरक के डालेंगे। अब यहाँ जो कि इंग्रेडिएंट है या सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है सॉल्ट, जिससे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट महीनों तक सही रहता है। जी हाँ, हम इसमें भर के 3 या 4 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने से जिंजर गार्लिक पेस्ट का जायका और कलर दोनों काफ़ी लंबे अरसे तक इसी तरह से बरकरार रहता है। अब हम इसे पीस लेते हैं। क्योंकि हम इसमें कोई पानी या ऑयल ऐड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें इसे खोलकर स्पून की मदद से थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन पेस्ट हमारे यहाँ रेडी हुआ है और ये वाटरी भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं किया। कंटेनर या बॉटल्स में फिल करने से पहले हम इसे किसी बोल में ही निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने इसे काफ़ी पोर्शंस में ग्राइंड किया है, तो जो नमक और अदरक हमने डाला था वो सब हिस्सों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें जो नमक हमने ऐड किया है, तो आपको कुकिंग करते वक्त एक ख्याल रखना पड़ेगा कि आप बहुत कम क्वांटिटी में नमक ऐड करेंगे और बाज़ रेसिपीज़ में तो नमक डालना भी नहीं पड़ता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने अराउंड 2 या 3 मंथ्स पहले बनाया था उसका कलर कैसा है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ऐसा लग रहा है कि ये जैसे अभी बनाया हुआ हो। बस आप इसे फ्रिज के जिस हिस्से में ठंडक ज़्यादा हो उस पोर्शन में रखें, और अगर आपका यूज़ कम है तो आप थोड़ी क्वांटिटी फ्रिज में रखें और बाकी को आप फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में भी ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहता है। अब आप कोई भी प्लास्टिक या कांच का कंटेनर ले लें और जिस भी कंटेनर या बॉटल में आपको इसे स्टोर करना हो उसे आप पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें, बिल्कुल उसे ड्राई कर लें और उसके बाद हम इसे फिल करके अच्छी तरह से ढक्कन को टाइट बंद करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। इस तरह ये पेस्ट 6 मंथ तक बिल्कुल फ्रेश और सही रहेगा। और इसके लिए आप देसी लहसुन का इस्तेमाल करें। चाइना वाला लहसुन इंस्टेंट यूज़ के लिए तो सही रहता है, मगर जब हम इसे पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखते हैं तो थोड़े दिन बाद ही उसका कलर ग्रीन हो जाता है। इसी तरह से अब हम अदरक को भी ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें हमें ना पानी ऐड करना है, ना ऑयल और ना ही सॉल्ट, कुछ भी हमें ऐड नहीं करना। बस इसे भी थोड़ी थोड़ी देर बाद खोलकर आप थोड़ा मिक्स कर लें ताकि अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। इसका भी देखें यहाँ कितना फ़ाइन पेस्ट रेडी हो गया है। इसे भी आप किसी साफ़ सुथरी बॉटल या कंटेनर में डालकर फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें। फ्रिज में अदरक का पेस्ट बहुत ज़्यादा अरसे तक सही नहीं रहता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इसे फ्रीज़र में ही रखें। जब भी आपको यूज़ करना है आप थोड़ी देर इसे बाहर निकाल कर रखें, सॉफ्ट हो जाए तो आप थोड़ा सा यूज़ करें और अगेन इसे फ्रीज़र में रख दें। इस तरह जिंजर का पेस्ट भी हमारा 6 मंथ तक फ्रीज़र में बिल्कुल सही रहता है, उसका कलर भी ख़राब नहीं होता। ग्रीन चिलीज़ को भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें भी हमें कुछ ऐड नहीं करना है, ना ही पानी, ना ऑयल, ना नमक। बस ये ख्याल रखें कि आप अच्छी क्वालिटी की ग्रीन चिलीज़ यूज़ करें और फ्रेश यूज़ करें, यानी काफ़ी दिन तक फ्रिज में रखी हुई ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ना बनाएं और जिस दिन मार्केट से लाएं कोशिश करें कि उसी दिन इसे ग्राइंड कर लें। इसे भी इस तरह हम किसी साफ़ सुथरी बॉटल में डालकर स्टोर कर लेंगे। फ्रिज में ये 1 हफ़्ते तक सही रहती हैं, मगर आपको अगर इसे लंबे अरसे तक सेव करना है तो आप इसे भी फ्रीज़र में रख दें। क्योंकि हमने इसमें पानी या ऑयल कुछ भी यूज़ नहीं किया, इसे जब हम इसे फ्रीज़र से निकालते हैं तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, इस तरह से जमती नहीं हैं। तो यहाँ हमारे 3G पेस्ट बिल्कुल रेडी हैं। जिंजर पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट। आप इन्हें इस तरह से किसी साफ़ सुथरी बॉटल्स में डालें और 6 मंथ तक आराम से इस्तेमाल करें। ना इनका कलर ख़राब होगा, ना इनका जायका ख़राब होगा। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी।
आप भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे फ्राइड आइटम्स और स्नैक्स को क्रिस्पी बनाने के लिए हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको 4 किस्म के ब्रेड क्रम्स ब्रेड से बनाना बताऊंगी, जिसे आप पहले से बनाकर स्टोर कर लें तो रमज़ानुल मुबारक में आप इन्हें बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। घर में अक्सर काफ़ी सारी ब्रेड बच जाती है या इस तरह सैंडविच की साइड से जब हम कट करते हैं वो बच जाते हैं या साइड के पीसेस। तो इन सब की मदद से आज हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इन सबको पहले हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ताकि ये फूड प्रोसेसर में आसानी से ग्राइंड हो सकें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेश ब्रेड क्रम्स हम किस तरह से बना के उसी दिन यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को मैंने फूड प्रोसेसर में डाल दिया है और अब हम इन्हें थोड़ा मोटा मोटा ही ग्राइंड करेंगे, यानी इसे हमें बिल्कुल फाइन नहीं पीसना बल्कि थोड़ा सा कोर्स ही रखना है। ये देखें, यहाँ मैंने इन्हें रफली ग्राइंड कर लिया है और हमारे फ्रेश ब्रेड क्रम्स बिल्कुल यूज़ करने के लिए रेडी हैं और इससे स्नैक्स बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी तरह के ब्रेड क्रम्स हम कैसे बनाएंगे। अब अगेन मैंने ब्रेड को फूड प्रोसेसर में डाल दिया है और अब हम इन्हें बिल्कुल जितना बारीक हो सकेगा इतना ग्राइंड कर लेंगे। ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस करके ही मशीन में डालें ताकि वो इजीली ग्राइंड हो सके। अब यहाँ भी मैंने इन्हें फ़ाइन पीस लिया है, मगर चूँकि ये फ्रेश ब्रेड है इसलिए इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनेगा, ये थोड़े से हल्के से मोटे ही रहेंगे। अब हम इन्हें किसी थाल या बड़ी प्लेट में इस तरह से फैलाकर कवर कर देंगे और ड्राई कर लेंगे। और ये जो हमने फ्रेश ब्रेड पीसी थी इससे मैं आपको पैंको ब्रेड क्रम्स बनाना बताऊँगी। यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स को 2 दिन के लिए ड्राई कर लिया था और ये देखें ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। और जो ब्रेड हमने मोटी मोटी पीसी थी उसको अगर हम ड्राई कर लेंगे तो ये हमारे पैंको ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। अब हम इन क्रम्स को एक बार दोबारा ग्राइंड कर लेते हैं, चूँकि ये ड्राई होकर बहुत क्रिस्पी हो गए हैं इसलिए जब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन जाएगा। बाज़ लोग ब्रेड के पीसेस को एज इट इज़ ड्राई कर लेते हैं और फिर उन्हें ग्राइंड करते हैं, तो उससे मशीन भी टूटने का डर होता है और उसमें बहुत देर भी लगती है। ये देखें यहाँ पे कितना फ़ाइन पाउडर रेडी हो गया है, बिल्कुल फ़ाइन ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कलर्ड ब्रेड क्रम्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो किस तरह से रेडी कर सकते हैं। अब ये जो बाकी के क्रम्स हैं इन्हें भी मैं फूड प्रोसेसर में ऐड कर लूँगी और अब हम इसमें जर्दे का थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे। अगर आप पाउडर फॉर्म में डालेंगी तो इस तरह से उन पर कलर नहीं आएगा, इसलिए हल्का सा इन्हें डाइल्यूट करके पानी के साथ ही ऐड करें या आप लिक्विड कलर यूज़ कर लें। तो ये देखें हमारे कितने ज़बरदस्त ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। और जब हम इन्हें फ्राइड आइटम्स पर कोट करते हैं तो फ्राई होने के बाद इनका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ हमारे चारों किस्म के ब्रेड क्रम्स बिल्कुल रेडी हैं। ये हमारे फ्रेश ब्रेड क्रम्स थे जो हमने फ्रेश ब्रेड को ग्राइंड करके बनाए थे और जब इन्हें हमने ड्राई कर लिया तो ये पैंको ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हो गए हैं। इस तरह हमारे चारों किस्म के ब्रेड क्रम्स बिल्कुल रेडी हैं। फ्रेश वाले ब्रेड क्रम्स के अलावा इन तीनों को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दें और ये 2-3 महीने तक बिल्कुल सही रहते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।